Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. I am Anshuman and in today's Ghatna Chakra series we are going to see 5 questions of Indian polity. तो यहाँ पर क्या है 5 questions जो हैं आपको पहले आप क्वेश्चंस को देखिए, अटेम्प्ट करिए, फिर जो है इसका सोल्यूशन भी देखेंगे और जो है इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ. फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे आपके स्टेट पीसीएस में भी पूछे जा सकते हैं. तो बताइए 9 शेड्यूल जो है, जो कि आप जानते हैं वन ऑफ द शेड्यूल्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो ये जो है इसका इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में कब हुआ था और किस उस समय जो है हमारे जो भी गवर्नमेंट था उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे. तो आपको बताना है. पहला ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू, बी है लाल बहादुर शास्त्री, सी है इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई. तो आपको बताना है सही ऑप्शन. तो सही ऑप्शन आपका जवाहरलाल नेहरू. तो देखिए आर्टिकल 31B जो है वो जो है एक तरह से पावर देता है 9 शेड्यूल को, उसको और 9 शेड्यूल को दोनों को साथ में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि वॉज एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1951 का, इसके द्वारा जो है 31 आर्टिकल 31B और 9 शेड्यूल को ऐड किया गया था, जो कि रिड्यूस करता था स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू. आप जानते हैं जुडिशियल रिव्यू जो है जो आपके हायर कोर्ट्स के द्वारा होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो आप बोल सकते हैं, तो उनके द्वारा जो है किसी भी लॉ जो बनाती है पार्लियामेंट, उसको जो है जो उस पर जुडिशियल रिव्यू लगाया जा सकता है अगर वो इन्फ्रिंज करते हैं ऑन फंडामेंटल राइट. लेकिन इस जुडिशियल रिव्यू को जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया था इन सर्टेन मैटर्स जैसे लैंड रिफॉर्म्स और एबॉलिशन ऑफ जमींदारी जो था उस समय, क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय लैंड जो था वो वन ऑफ दी फंडामेंटल राइट्स था और उसको अगर उस पर हम जमींदारी जो सिस्टम जो था एग्जिस्टिंग जो आप देख रहे थे कि वो उसको हमें हटाना था, तो उसके लिए कुछ लॉ वॉयलेट्स होते. तो इसी कारण कुछ जो है उस समय ऐसा जो है लेके आया गया था कि कुछ लॉज को जो है आप उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं ला सकते हैं और इसी के थ्रू जो है 9 शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया था. ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म. ठीक है, ये इसमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से कौन सा जो है वो फीचर नहीं है इंडियन फेडरलिज्म का. तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया. ठीक है, ऑप्शन बी है पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स. सी है द फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा. और डी में है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स. तो बताइए कौन सा फीचर नहीं है इंडियन फेडरलिज्म का. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स. ये जो है आपका बिल्कुल गलत है. देखिए हमने बहुत, जब भी आप फेडरेशन या फेडरलिज्म वाला जो चैप्टर है वहाँ पे पढ़ते हैं तो वहाँ पे सबसे पहला यही चीज़ बोला गया है कि इंडियन डेमोक्रेसी और आप बोल सकते हैं यूएस डेमोक्रेसी में ये सबसे बड़ा डिफरेंस बनाया गया है कि यूएस में इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, यूनाइटेड स्टेट्स बोला जाता है, और फिर वहाँ जो है वहाँ बेसिकली वहाँ फेडरेशन है और यहाँ पर जो है वो क्या हम लोग बोलते हैं यूनियन है. यूनियन जिसको होता है कि एक ऑलरेडी हमारे पास एक कंट्री था, उसमें जो है डिफरेंट स्टेट्स हमने लेटर ऑन डिवाइड किया. इसी कारण जो है यहाँ पे कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था. यहाँ पर हम लोग इसको एक अगर कहावत में आप बोलें तो इसको बोला जाता है कि इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. मतलब यहाँ स्टेट्स का जो है बाउंड्री, नेम, ठीक है, ये सारे चीज़ हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल यूनियन है कोई भी जो स्टेट है वो आपका जो है इस यूनियन से बाहर नहीं निकल सकता है. वहीं अगर आप यूएस की बात देखें तो यूएस में जो सारे स्टेट्स हैं वो एक एग्रीमेंट में साइन किए थे कि टुगेदर वी विल फॉर्म अ कंट्री. तो वहाँ पर जो है वो इंडिविजुअली उनका एक पहचान है. आप देखेंगे कि यूएसए में जो है स्टेट्स हैं उनका इंडिपेंडेंट फ्लैग्स है, तो वहाँ पर क्या है कि एक उनका एक अलग अस्तित्व है आप बोल सकते हैं, और वो जो है बेसिकली एक एग्रीमेंट में है कि सारे स्टेट्स जो है वो साथ में रहेंगे. तो वहाँ पर क्या है एग्रीमेंट अमंग फेडरेटिंग यूनिट्स है. लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में वी हैव यूनियन, प्रॉपर यूनियन, जिसमें स्टेट्स हैं जो कि हमने खुद में बनाए हैं. ठीक है, तो इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स अनलाइक द अमेरिकन फेडरेशन. इसी को एग्जाम्पल देखिए ये समझाया जाता है. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे. अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ. ठीक है, आपको जो है ऑप्शंस दिया हुआ है, ए गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, बी पॉपुलर गवर्नमेंट, सी मल्टी पार्टी गवर्नमेंट और डी लिमिटेड गवर्नमेंट. बेस्ट बताना है आपको, बेस्ट डेफिनेशन कौन सा है एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का, तो कौन सा है जल्दी से बताइए. सही है आपका ऑप्शन डी, लिमिटेड गवर्नमेंट. सबसे बड़ी बात कि कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्यों बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्यों बनाया था, क्योंकि आप जो है एक रूल बेस्ड सोसाइटी बना पाए, जहाँ पर एक आपका फ्रेम ऑफ रूल्स है. जैसे आपने प्रियम्बल पढ़ा होगा तो उसमें आपने बोला है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया द सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. मतलब ये हुआ कि हमने डिसाइड किया सारे चीज़ कि हमने एक कंट्री बनाना है, उसमें क्या चीज़ें हम लोग फॉलो करेंगे. ठीक है, लिबर्टी, जस्टिस, ये सब की बात हुई, और फिर हमने बोला कि वी हैव गिवन
टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमने सारे लोगों ने मिलकर ये एक्सेप्ट किया है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो है हम जो है अपना मतलब अपने कंट्री को ग्रो करेंगे, ठीक है। तो इसी कारण यहाँ पर सारा चीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है उसके प्रिंसिपल्स के अनुसार होना चाहिए। अब गवर्नमेंट जो है वो आप गवर्नमेंट में जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आता है कि लिमिटेड गवर्नमेंट कैसे है, अगर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा होगा तो वहाँ पे हमेशा नेगेटिव कॉनोटेशन में जो है वो बोला जाता है कि द गवर्नमेंट, मतलब उनका रेस्ट्रिक्शन है कि गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं कर सकती है। सारा राइट्स अगर आप पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर आपको देखिएगा कि जो है वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन में दिया हुआ है कि गवर्नमेंट जो है आपका ये राइट नहीं छीन सकती है। तो यहाँ पर क्या करती है गवर्नमेंट, जो फंडामेंटल राइट है वो एक तरह से लिमिट कर देता है गवर्नमेंट का स्कोप कि आप जो है इस लॉ को नहीं या तो इम्प्लीमेंट कर सकते और ना ही इवन लॉ को बना सकते हैं इस तरह का जो कि आपके फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करे। तो इसीलिए यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है इसका बेस्ट एग्जांपल है लिमिटेड गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को जो है वो अनलिमिटेड पावर नहीं है, वो है गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो बेस्ट ब्रिंग आउट करता है प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है एन अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट whose responsibilities are complex and hard to carry out to satisfaction of all, ठीक है। ऑप्शन बी है आपका मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग अप द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट whose responsibilities are increasing day by day, a mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government to the people, and a device for strengthening the hands of the head of the government whose होल्ड ओवर द पीपल इज इन अ स्टेट ऑफ डिक्लाइन, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी का, और यूपीएससी बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन डिज़ाइन करती है। अब यहाँ अगर आप सारे स्टेटमेंट्स और सारे ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई भी ऑप्शन हो सकता है। जैसे आपने पहला ऑप्शन देखा है एन अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू कैरी आउट द सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल। इस स्टेटमेंट में कुछ गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये अप्रोप्रिएट नहीं है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। दूसरा क्या है, मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इंक्रीजिंग, ये बिल्कुल ही वेग स्टेटमेंट है, ये तो नहीं हो सकता। सी जो है अ मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल। तो ये बात जो है आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो है एक अनदर नेम है दैट इज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि आप देख रहे हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का बात आ रहा है, और आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स COM जो होते हैं आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दे आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू क्या है, लोकसभा, ठीक है। तो यहां पर जो लोकसभा और जानते हैं दैट इज द हाउस ऑफ पीपल, तो एक तरह से वो जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द पीपल। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो बताता है वो है अ मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल। यहाँ पे देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज इन मोस्ट कंट्रीज इज ऑफन नोन एज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बताइए आपने सुना, अगर कैबिनेट शब्द की बात करें तो आपको बताना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ इसका एक बार जिक्र हुआ है, नहीं तो कैबिनेट जो है वो कहीं पर भी जिक्र नहीं होता। इवन जो कैबिनेट कमिटीज़ हैं उसका भी जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। तो हम हर जगह हम लोग बात करते हैं सिर्फ कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का बात करते हैं जो कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू लोकसभा। अब यहाँ पर देखिए कैबिनेट का जो बात है वो एक ही जगह जिक्र है, आपको कहाँ है बताइए, नेशनल इमरजेंसी में। नेशनल इमरजेंसी में आपको पता है कि यहाँ पर जो है जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो डिसीजन जो है वो ले सकते हैं टू इम्प्लीमेंट नेशनल इमरजेंसी ओनली बाई, जब तक उनको कैबिनेट जो है वो अप्रूवल ना दे, रिटन अप्रूवल ना दे या रिटन जो है रिकमेंडेशन ना दे कि वो आपको इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर देना चाहिए, तब तक नहीं हो। वहाँ पर ही सिर्फ कैबिनेट वर्क जो शब्द का जो है वो आप बोल सकते हैं जिक्र है, इसके अलावा कैबिनेट कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है। लेकिन कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को भी बोला जाता है, क्योंकि आप जानते हैं पार्लियामेंट में जो है आपका जो है पार्लियामेंट के थ्रू आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है फॉर्म करते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी छोटा फॉर्म होता है कैबिनेट। तो एक तरह से जो है वो एक पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो वो भी जो है वो क्या है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ, मतलब जो है जो वैसा गवर्नमेंट है जो कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स लोकसभा, ठीक है, और टुवर्ड्स जो फाइनली टुवर्ड्स पीपल, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which one of the following is the largest committee of the parliament? लास्ट क्वेश्चन है आपका, द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, द कमिटी ऑन एस्टिमेट्स, द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स एंड द कमिटी ऑन पिटिशंस। तो आपको बताना है सबसे बड़ी कमिटी यानी सबसे ज़्यादा मेंबर्स जो है वो किस कमिटी में है। तो सही ऑप्शन क्या है, कमिटी ऑफ एस्टिमेट्स। आपको पता है 3 इंपॉर्टेंट कमिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट होता है, एक होता है आपका पब्लिक अकाउंट, एक होता है एस्टिमेट्स कमिटी, और एक है आपका पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। एस्टिमेट्स कमिटी को हम लोग कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमिटी भी बोलते हैं, क्योंकि पता है आपको ये साल भर जो है वो गवर्नमेंट के
वर्क पर जो है वो नज़र रखती है और एक तरह से कभी एडवाइस भी कर सकती है। तो इसी का इसको जो है कंटिन्यूस इकोनॉमिक कमेटी बोला जाता है और इसमें जो है 30 मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है और बाकी कमेटी जैसे पब्लिक अंडरटेकिंग है, इसमें जो है आपको पता है 15+7, तो आपका 22 जो है वो मेंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें जो पेटिशंस हैं इसमें और भी कम होते हैं, ठीक है, शायद 15 होते हैं इसमें, आप एक बार ज़रूर इसको चेक कर लें। लेकिन सबसे ज़्यादा होते हैं जो होते हैं वो होते हैं कमिटी ऑफ एस्टिमेट्स, जिसमें है 30 मेंबर्स, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।